तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार पीएससी 2024 या यूँ कहें कि 70वें बीपीएससी 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, और ये सेट नंबर 1 है। तो इसमें देखिए कि आप कितने तैयार हैं या कहाँ तक तैयार हो चुके हैं आप। तो देखिए जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि भरहुत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती में चारों स्थान क्या थे। तो यहाँ पे चार जो स्थान थे असल में ये बौद्ध स्तूप थे। बताना है कि वो किस लिए प्रसिद्ध थे। कला और शिल्प के केंद्र थे इसलिए, या विद्या और अध्ययन के केंद्र थे इसलिए, या विदेशी व्यापार के स्थान थे इसलिए, या वैष्णवों के तीर्थ स्थान थे इसलिए। तो यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प ए, कला और शिल्प के केंद्र थे इसलिए। भरहुत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती के जो चारों बौद्ध स्तूप हैं वो फेमस थे कला और शिल्प के केंद्र के रूप में। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, कला और शिल्प के केंद्र। तो भरहुत स्तूप की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, सांची भी मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि अमरावती और नागार्जुन कोंडा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और भरहुत जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, ये अपने प्राचीन कलाकृतियों और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसके अवशेष ही मात्र बचे हैं भरहुत स्तूप के वर्तमान समय में, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है। अब सांची के स्तूप की अगर हम बात करें तो जो कि भारत का एक विश्व विरासत स्थल भी है, यूनेस्को के तहत शामिल है। 1989 में यानी कि 1989 में इसमें शामिल किया गया। और सांची में 3 स्तूप हैं, स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2 और स्तूप नंबर 3। तो स्तूप नंबर 1 जो कि सबसे बड़ा स्तूप है, जिसे महान स्तूप कहा जाता है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष हैं, जबकि जो स्तूप 2 है उसमें कम प्रसिद्ध जो अरहत हैं उनके अवशेष रखे गए हैं, और स्तूप 3 में सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष रखे गए हैं। और जो स्तूप 1 है ये सबसे पुराना स्तूप है। तो ये जो सांची का स्तूप है इसको मौर्य साम्राज्य के समय प्रचलित कला और वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और ऐसा माना जाता है कि सांची के स्तूपों का निर्माण जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बौद्ध धर्म के दर्शन का प्रसार और संरक्षण करना था। तो ये जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण अशोक के शासनकाल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। और इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक की पत्नी, जिनका नाम रानी देवी था, और उनकी पुत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में हुआ था। इसके अलावा इस स्तूप को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग वंश के शासक, जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और बाद में ही पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, जिनका नाम अग्निमित्र है, उन्होंने पत्थर की शिलाओं से इस स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। और इसी समय स्तूप 2 और 3 का निर्माण हुआ था। जबकि सातवाहन का शासनकाल के समय, सातवाहन जो आंध्र सातवाहन हैं वो नहीं, बल्कि दूसरे सातवाहन, तो सातवाहन शासनकाल के समय सांची में तोरण द्वार, या जिसे प्रवेश द्वार, एंट्री गेट, ये देख सकते हैं आप, तो एंट्री गेट स्थापित किए गए थे। जबकि ब्रिटिश अभिलेखों में सांची स्तूप का सबसे पहले उल्लेख 1819 ईस्वी में, यानी कि 1819 यानी कि 1819 ईस्वी में कैप्टन एडवर्ड फेल के द्वारा किया गया था। और सांची के वर्तमान स्थल को 1919 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, या JH मार्शल, या जिन्हें हम सामान्य तौर पर जॉन मार्शल के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में पुनः खोजा गया और पुनर्स्थापित किया गया था। अब ये जो सांची स्तूप है, इसकी अगर हम वास्तुकला की बात करें तो जो सांची के स्तूप है असल में ये बौद्ध वास्तुकला को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इस स्तूप में एक अर्धगोलाकार गुंबद है जो कि इस स्थल का एक मुख्य आकर्षण है। इसे अंडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक आधार है जिस पर मुख्य गुंबद टिका हुआ है और एक अवशेष कक्ष है। इसके अलावा जो गुंबद है उनको छतरियों नामक
3 संरचनाओं से सजाया गया है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो तीनों संरचनाएं हैं ये बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, यानी कि बुद्धम, धम्मम एवं संघम, यानी कि बुद्ध, धर्म एवं संघ, इन तीनों का प्रतीक है। इसके अलावा सांची बौद्ध स्तूप में 4 सुंदर तरीके से सजाए गए तोरण या प्रवेश द्वार हैं जो कि बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं और प्रत्येक तोरण में 3 क्षैतिज पट्टियां और शीर्ष पर 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ लगाई गई हैं। तो जो क्षैतिज पट्टियां हैं उनमें आगे और पीछे दोनों तरफ अलग अलग मूर्तिकला थीम की सजावट है और जो सांची का स्तूप है इसके दक्षिणी ओर अशोक का सिंह स्तंभ पाया जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि सांची जो है कलात्मक गतिविधियों का केंद्र उस समय बन गया था। अब सांची स्तूप की अगर हम थोड़ी विशेषताओं को भी देख लें तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि जब सांची का स्तूप बनाया गया तो इसके बनाने में ईंटों का प्रयोग किया गया था जो समय के साथ बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, जब तोरण द्वार बनाया गया, तोरण यानी कि प्रवेश द्वार, और वेदिका, जब छोटी दीवारों का निर्माण किया गया तो उसकी वजह से इसे लास्ट में क्या है, पत्थर से ढक दिया गया था। तो जो स्तूप है उसके तोरण और वेदिका का जो डिजाइन है ये बांस की कारीगरी को हमको याद दिलाता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे बांस से इसे बनाया गया है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि सांची के बौद्ध स्तूप में दक्षिणी द्वार को सबसे पहले बनाया गया था, उसके बाद जो अन्य द्वार हैं वो बनाए गए। जो गुंबद है, गुंबद जिसे कि अंडा कहा जाता है, तो गुंबद के शीर्ष पर एक चौकोर रेलिंग है जिसे कि हर्मिका कहा जाता है और उसके शीर्ष पर एक छतरीनुमा संरचना है। इसके अलावा जो स्तूप एक है या जो मुख्य स्तूप है उसमें एक ऊपरी और एक निचली प्रदक्षिणा पथ है जो कि परिक्रमा करने का पथ है। और इसमें ये जो अपना सांची स्तूप है इसमें जो कलाकृतियां हैं उनमें कई घटनाओं को काफ़ी विस्तार से दर्शाया गया है। उदाहरण की बात करें तो कपिल वस्तु की जो घेराबंदी की गई थी वो दर्शाया गया है। साथ ही साथ अशोक की रामग्राम स्तूप की यात्रा भी इसमें दिखाई गई है। और जैसा कि पहले बताया, सांची स्तूप को सन 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। और ध्यान देने वाली चीज़ है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ है वह सारनाथ से लिया गया था और सेम उसी प्रकार की संरचना यानी कि वैसा ही अशोक स्तंभ जो है वो सांची में भी पाया गया था। और राष्ट्रपति भवन यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है और कोलकाता का बिरला ऑडिटोरियम का गुंबद जो है इनका डिजाइन सांची स्तूप से प्रेरित है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम अमरावती की अगर हम स्तूप की बात कर लें तो जो अमरावती का स्तूप है एक बहुत ही भव्य बौद्ध स्मारक है और अमरावती मूर्तिकला शैली का केंद्र बिंदु था अमरावती स्तूप जो है। इसके अलावा जो अमरावती के स्तूप हैं ये जो स्थल हैं ये कलात्मक और स्थापत्य गतिविधियों का केंद्र बन गया था जिससे भारत में बौद्ध कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर हम जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जैसे कि 5वीं सदी पूर्व में इसकी विकसित हुआ। ये प्राचीन मगध राज्य यानी कि वर्तमान हमारे बिहार राज्य में ये धर्म विकसित हुआ और व्यापारिक संबंधों के माध्यम से आंध्र प्रदेश तक फैल गया। तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में जो बौद्ध धर्म का पहला प्रमाण जो है वो 3री सदी ईसा पूर्व का है, जब सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र में एक शिलालेख स्थापित किया जिससे बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिला। और अमरावती की बात करें तो जो अमरावती स्थान है जहाँ पे बौद्ध स्तूप है यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाओं में से एक है। यानी कि जो महायान शाखा है बौद्ध धर्म का, यह बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखाओं में से एक है और इसी में यानी कि महायान शाखा में ही जो बोधिसत्व है उसके मार्ग पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, अमरावती से महायान बौद्ध धर्म का प्रसार जो है दक्षिण एशिया, चीन, जापान, कोरिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा इनमें भरूच, सांची, नागार्जुनकोंडा और अमरावती, ये जो चारों स्थान थे ये कला और शिल्प के केंद्र थे। यानी कि ये यहाँ पे स्तूप तो थे ही, इसके अलावा ये सभी क्षेत्र कला और शिल्प के केंद्र थे। ठीक है,
अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि मथुरा कला का विकास किस वंश के समय में हुआ। अब मथुरा कला की या मथुरा कला शैली की बात करें जो कि मूर्ति कला की शैली है, बताना है कि इसका विकास किस वंश के समय हुआ था। विकल्प है मौर्य, चालुक्य, शक और गुप्त। सॉरी, मौर्य, कुषाण, शक और गुप्त। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि मथुरा कला शैली का विकास जो है ये कुषाण वंश के समय में हुआ था। तो मथुरा कला शैली की बात करें जो कि मूर्ति कला शैली है, तो इसका विकास क्या हुआ, पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य यमुना नदी के किनारे पे हुआ था। और उस समय ये जो उस समय के सभी प्रमुख तीनों धर्म यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं हिंदू धर्म सभी की कहानियों और चित्रों से प्रभावित यह शैली थी। तो असल में जो ये कला की या मूर्ति कला की जो मथुरा कला शैली है, यह स्वदेशी रूप से विकसित शैली है जो कि बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। और इस शैली में क्या है, जो मूर्तियों के निर्माण के लिए धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था और इस कला को कुषाण शासकों के द्वारा संरक्षित किया गया था, यानी कि कुषाण शासकों को मथुरा कला शैली को संरक्षण प्राप्त था। और मथुरा कला शैली का जो विकास है मथुरा और वहाँ पे एक जगह है सोंख, उसके आसपास मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। इसके अलावा ये जो मथुरा कला शैली है तो असल में इसमें दार्शनिक पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, यानी कि इसमें शरीर की सजावट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि इसमें दार्शनिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। और जो चेहरे हैं, चेहरे की भावनाओं पर अधिक जोर दिया जाता है। तो जैसे आप देखे होंगे ना कि जो छोटे छोटे बाल हैं बिल्कुल और प्रसन्न मुद्रा में जो बुद्ध हैं वो मथुरा कला शैली के ही मूर्तियां हैं। इसके अलावा मथुरा कला शैली में ही गौतम बुद्ध की बैठी हुई और खड़ी हुई दोनों ही मुद्राओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। साथ ही साथ इस कला शैली में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जो बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं को आयुधों यानी कि शस्त्रों का प्रयोग करते हुए दर्शाया गया है। तो ऐसी जो मूर्तियां बनी हैं वो मथुरा कला शैली के तहत ही बनी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से जाने जाते थे, या यूँ कहें कि किस राजवंश के शासक अपने नामों में अपनी माताओं का नाम प्रयोग करते थे। मौर्य, शुंग, गुप्त या सातवाहन। सही विकल्प यहाँ पे सातवाहन हो जाएगा कि सातवाहन राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से जाने जाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सातवाहन। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था। आसफुद्दौला, आसिफ जहां मिर्जा, शुजाउद्दौला या यामिनुद्दौला। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, शुजाउद्दौला ने हराया था रोहिल्ला को 1774 के इस युद्ध में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये दिलवाड़ा या जिसे देलवाड़ा मंदिर भी कहा जाता है, असल में यह 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि जोधपुर के पास सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है, सिरोही जिले में स्थित है राजस्थान राज्य में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को एशिया के अंडे का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को एशिया के अंडे का कटोरा कहा जाता है। इंक्लूड इसे इंडिया के भी अंडे का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि जब ये एशिया का है तो इंडिया का तो है ही, है ना। अब अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया था। गीता प्रेस गोरखपुर, सुलभ इंटरनेशनल, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी या रामकृष्ण मिशन। सही विकल्प यहाँ पे नंबर
ए हो जाएगा कि गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया था। तो गीता प्रेस गोरखपुर की अगर हम बात करें तो सन 1923 में यह स्थापित किया गया था और यह विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों यानी कि पब्लिशर में एक सबसे बड़ा पब्लिशर है और इसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ यानी कि 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है अब तक, है ना। और गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो गांधी शांति पुरस्कार जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है और सन 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा या सुरकोटडा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? बीबी लाल, एस.आर. राव या वाई.डी. शर्मा या जगतपति जोशी? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा कि जगतपति जोशी जी के द्वारा हड़प्पा संस्कृति के स्थल सुरकोटदा की खोज जो है सन 1964 में की गई थी, है ना। अब अगला देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्र प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके अपने स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जिसका नाम प्रभावती था वाकाटक वंश में इसकी शादी की थी, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, वाकाटक वंश। और वहाँ पे शादी किया वहाँ के वाकाटक राजवंश में, ठीक है, और अपनी स्थिति को और ज़्यादा सुदृढ़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर की गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1907 में, 1906 में, 1905 में या 1904 में? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना जो है सन 1905 ईस्वी में की थी। 12 जून 1905 को की थी महाराष्ट्र के पुणे में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा 1905 ईस्वी। और अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या लाला लाजपत राय या विजय राघवाचारी? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन किया गया था सितंबर में, उसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यानी कि जो मेनका गांधीवाद सन 1978 में हुआ था, तो उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया तो उसके संबंध में जो त्रुटिपूर्ण कथन दिए गए हैं उसको बताना है या असत्य कथन को पहचानना है। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। और दूसरा विकल्प है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। और तीसरा विकल्प है कि अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है, यानी कि ये सभी आपस में समानता रखते हैं। और चौथा है कि जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अब इस केस के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो गलत कथन हो जाएगा वो नंबर 1 हो जाएगा कि यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह साबित करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। यह कथन असत्य है, बल्कि सत्य यह है कि राज्य पर यह साबित करने का भार आ जाता है कि कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित है, बल्कि मनमानी नहीं है ना। तो यहाँ पर सही जो कथन हो जाएगा वो नंबर 1 है कि यह जो कथन है वो असत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 13 नंबर प्रश्न देखें
13 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए या राज्यसभा के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। पहला है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। और दूसरा कथन है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तीसरा कथन है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। और चौथा कथन है कि 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन असत्य हैं। पहला कथन सत्य है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र ऐसे सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पर इस पद पर रहे। तो 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के सभापति रहे, या यूँ कहें कि देश के उपराष्ट्रपति रहे। और इसके बाद 1962 से 1967 तक ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। और दूसरा कथन कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, तो ये सत्य है, क्योंकि पहला संविधान जो संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था और उस समय अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, है ना। तो इसकी वजह से ये भी कथन सत्य है। अब तीसरा है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 245 है, जिसमें 12 का जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और बाकी जो राज्य हैं वहाँ से लिए चुने जाते हैं। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश से 4 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि जो असत्य कथन है वो नंबर 3 है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, 4 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। तो चौथा कथन जो है सत्य है कि 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है अब तक आयोजित हुई है। और जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है। और जब ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर की सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित नहीं है। 25, 18, 19, 12। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि जो धारा 12 है यह केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित नहीं है। अब देखिए क्या है कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो शक्ति और कार्य हैं उससे संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो 18 है, 19 है, 20 है और इसके बाद 25 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि जो धारा 12 है यह केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 15वां नंबर की निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के स्थान पर अंतर सरकार परिषद यानी कि इंटर गवर्नमेंट काउंसिल स्थापित करने की अनुशंसा की थी। सरकारी आयोग ने की थी ऐसा। तो सही विकल्प यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर 4 हो जाएगा कि सरकारी आयोग के द्वारा इंटर गवर्नमेंट काउंसिल स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 है कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। 118, 136, 115 या 126। सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी या नंबर 4 कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत जो है 126वें स्थान पर है। जबकि वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में भारत जो है 136वें नंबर पर था और वर्ष 2024 यानी कि करंट की अगर हम बात करें तो वर्ष 2024 में भारत जो है 126वें स्थान पर ही बना हुआ है,
ठीक है। अब ये थोड़ी सी जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो अगर नंबर 1 की बात करें वर्ष 2024 की, तो नंबर 1 पे फिनलैंड जो है लगातार 7 वर्षों से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 में 2022 में फिनलैंड जो है नंबर 1 पे ही था। जबकि भारत की बात करें तो भारत जो है वैश्विक खुशहाली सूचकांक में वर्ष 2022 में 136 पे था, 2023 में 126 पे है और 2024 में भी 126 पर ही बना हुआ है। और एशिया के संदर्भ में अगर हम नंबर 1 देश की बात करें जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक की, तो एशिया के संदर्भ में सिंगापुर है। और ये जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक है, इसमें अगर हम फैक्टर की बात करें कि या कौन कौन से कारक हैं जिस पर ध्यान दिया जाता है, तो सबसे पहला है सामाजिक सहयोग, यानी कि लोग आपस में कितने सहयोग करते हैं, सामाजिक सहयोग, ये देखा जाता है नंबर 1 पे। इसके बाद आता है इनकम या आय, और तीसरे नंबर पर लोगों का हेल्थ है, जबकि चौथे नंबर पर फ्रीडम या स्वतंत्रता है कि लोग कितने फ्री हैं, कितने स्वतंत्र हैं, और 5वें नंबर पर उदारता है, जबकि 6वें नंबर पर भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। तो ये पैमाने हैं जिनके आधार पर वैश्विक खुशहाली सूचकांक का जो रिपोर्ट है वह जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी या नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध है? मार्फिन, आर्सफेनेमिन या एस्पिरिन या पैरासीटामोल? स्वापक पीड़ाहारी यानी कि मार्फिन इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे ए, नंबर 1 कि मार्फिन जो है यह स्वापक पीड़ाहारी या नार्कोटिक एनाल्जेसिक दवा है। तो स्वापक पीड़ाहारी या जिसे मादक दर्दनाशक भी कहा जाता है, ये दवाएं होती हैं जो कि बेहोशी कोमा या दर्द के प्रति बिल्कुल असंवेदनशीलता उत्पन्न कर देती है। होता क्या है कि जब कोई ऐसी चिकित्सकीय स्थिति होती है या कोई सर्जरी होता है, तो उसके तुरंत बाद जो होने वाली दर्द है उसको कम करने के लिए स्वापक पीड़ाहारी दवाई जो है दी जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, मार्फिन। और 18वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष जिसे कि मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष जिसे कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इनको ठीक किया जा सकता है क्रमशः, यानी कि इनको कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार के लेंस या चश्मे का प्रयोग करके। पहला विकल्प है समतल अवतल एवं बेलनी लेंस के द्वारा, दूसरा है उत्तल एवं अवतल लेंस द्वारा, और तीसरा है अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा, चौथा है अवतल एवं बेलनीय लेंस द्वारा। तो सही विकल्प हो जाएगा कि जो मायोपिया है उसको अवतल लेंस के द्वारा यानी कि कॉन्केव लेंस के द्वारा, और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा, यानी कि कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो कॉन्केव लेंस के द्वारा मायोपिया और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष जो है इसे ठीक किया जाता है। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19वां। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो प्रोटीन जिसमें कि एमिनो समूह मिला होता है यानी कि NH2 जुड़ा होता है, तो हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों ही स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो पहला कथन सत्य है। और प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ये भी कथन सत्य है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 14 से 16% जो है प्रोटीन का होता है, यानी कि एक पुरुष में यह लगभग 11 किलो होता है, जबकि महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो 9 किलो होता है। ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन यह है कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा जो है प्रोटीन का होता है, और प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड या बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, यह कथन गलत है। अब आगे बढ़ें 20वें नंबर प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 20वां है कि प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, यानी कि जिससे लोगों की जान भी चला जाए, कौन सा है? विवैक्स है,
फाल्सीपेरम है, मैलेरियल है या ओवेल है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी है कि फाल्सीपेरम प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है, इसकी प्रजाति घातक मलेरिया का कारण बनती है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21वां है कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। विकल्प है तिरुवनंतपुरम, फरीदाबाद, जोधपुर या नई दिल्ली। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। यानी कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है यह केरल राज्य में स्थित है। और प्रश्न नंबर 22 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है। स्विट्जरलैंड, जापान, चीन या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो सही विकल्प जो है यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि स्विट्जरलैंड में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित हुई है। अब प्रश्न नंबर 23 है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो साराबंदी आंदोलन जो कि 1922 में चला था, असल में यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और 24वां नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मनसबदारी यानी कि पद प्रदान करना होता था, राजस्व एकत्रित करने हेतु नहीं, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए लागू की गई थी और इसे अकबर के द्वारा सन 1571 ईस्वी में लागू किया गया था। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न 25 नंबर की तरफ। तो 25वां प्रश्न है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या शिवाजी ने। तो सही विकल्प है कि शिवाजी महाराज के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि जो छत्रपति शिवाजी हैं इनके सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये जो इनके अष्टप्रधान थे तो इनकी भूमिका जो थी मात्र सलाहकार की होती थी, लेकिन जो छत्रपति हैं इन मंत्रियों की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अब बात करें कौन कौन थे, तो इसमें पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री थे, सचिव थे, सुमंत थे, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश थे। पेशवा की बात करें तो यह मंत्रियों का प्रधान होता था और प्रशासन में राजा के बाद इसका ही सबसे बड़ा महत्व था। जैसा कि आपने देखा कि जो पेशवा पद चालू हुआ तो आगे यही जाके लास्ट में पेशवा पद जो है पैतृक हो गया था, है ना। तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पद था पेशवा का। इसके बाद अमात्य आते हैं दूसरे नंबर पे। तो अमात्य का मौर्यकालीन इतिहास में इसका अमात्य का मतलब मंत्री है, लेकिन यहाँ भी मंत्री थे, लेकिन अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था जो कि राजस्व संबंधी मुद्दों के लिए उत्तरदायी होता था। इसके बाद तीसरे नंबर पर मंत्री आता था जो कि राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखने का काम करता था, जिसे कि वकिया नवीस भी कहा जाता है। इसके बाद आते थे सचिव चौथे नंबर पे, जो कि राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी काम का देखरेख करते थे। इसके बाद सुमंत आते थे जो कि विदेश मंत्री होते थे। फिर सेनापति जो कि सैनिकों के प्रधान थे, और 7वें नंबर पर पंडित राव होते थे जो कि दान के अध्यक्ष होते थे, है ना। क्या दान करना है या क्या मतलब ऐसा कुछ जो भी है वो दान का काम देखते थे पंडित राव। इसके बाद 8वें नंबर पर न्यायाधीश आते थे जो कि कानूनी मामलों के निर्णायक होते थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 26वां नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तुगलक वंश की बात हो रही है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, तो ए विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही। और अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। यानी कि समुद्र में डाका डालने का काम करने के लिए हुगली का उपयोग कौन करते थे। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये पुर्तगाली थे, है ना। और अगला प्रश्न है 28 कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है।
तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए ये। बिहार के असल में पटना जिला जो बिहार की राजधानी है, वहाँ गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है पूरे बिहार में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 29 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर जो है दर्ज की गई है? शिवहर, वैशाली, पटना या दरभंगा? तो शिवहर में दर्ज की गई है, जहाँ पे 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। काफ़ी छोटा जिला है शिवहर, है ना। अब अगला प्रश्न है 30वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? यहाँ पे देखेंगे न्यूजीलैंड, इसका भी मतलब समुद्र से सीमा लगता है चारों तरफ से। फिलीपींस है, इसका भी देखेंगे आप वर्ल्ड मैप तो पाएंगे कि इसका भी सब तरफ से समुद्री सीमा बनाती है। जापान की देखेंगे तो इसका भी, और क्यूबा का देखेंगे तो क्यूबा भी। कहाँ है क्यूबा? क्यूबा की बात करें तो यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 31 है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, यानी कि जो घड़ी में जो क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है वो किसके बने होते हैं? सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जर्मोनियम ऑक्साइड के या टाइटेनियम डाइऑक्साइड के? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है 32 नंबर कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? जो वेल्डिंग किया जाता है, अब जो देखे होंगे लोहा व जोड़ा जाता है, बताना है कि इनमें से कौन सी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है ना वो, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और 33 नंबर प्रश्न है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, यानी कि जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, पारे की, लेड की या क्रोमियम की? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगला प्रश्न है 34 नंबर कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, यानी कि जब सोडा वाटर की बोतल को खोला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और नेक्स्ट है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? जो मुद्रा गुणक है उस पर वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में कैसे होगी, बताना है आपको। 4 विकल्प है। बैंकों में आरक्षित नगदी निधि अनुपात में वृद्धि, बैंकों के सामूहिक चलन निधि अनुपात में वृद्धि, या लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होने से, या देश की जनसंख्या में वृद्धि होने से? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि जो है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि करके की जा सकती है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और 36 नंबर है कि ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन या ग्रहण की गई कार्बन होती है, या वन जैव मात्रा या बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन को कहा जाता है, या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन को कहा जाता है, या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन को कहा जाता है? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा कि महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। और नेक्स्ट है 37 नंबर की आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? जब आर्थिक मंदी आती है उस समय कौन सा कदम उठाने जाने का संभावना सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प है। पहला है कि कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, या कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, या सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। तो जब आर्थिक मंदी आती है तो सरकार क्या है, अपना राजकोष खोलती है और लोगों को ज़्यादा काम देती है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, है ना। ये सबसे अधिक संभावना इसी का रहता है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और
अगला प्रश्न है 38 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता के अधिकार का, राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का, या स्वतंत्र का अधिकार का, या कल्याण की अवधारणा का? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। अब चूंकि क्या है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जाता है, और ऐसा कहा गया है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि जो सरकार है धन का केंद्रीकरण होने से रोकेगी, लेकिन ये चूंकि उसमें है, डीपीएसपी में है, तो ये उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, धन का केंद्रीकरण। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, है ना। अब अगला प्रश्न है 39, भारत में जो संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यानी कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है उसका क्या महत्व है या क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, ये आपको बताना है। विकल्प है कि यह विधिक अधिकार है, यानी कि लीगल राइट्स है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। दूसरा, ये ऐसा लीगल राइट है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति जिसको यह प्राप्त है। तीसरा, कि यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और चौथा, कि यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार। तो मूल अधिकार तो था पहले, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न 40 नंबर है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए, जब संविधान लागू की गई तो उसका उद्देशिका भी था, तो ये उद्देशिका बता रहा है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है, और उद्देशिका में संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो गया। अगला प्रश्न है 41वां नंबर कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है, यानी कि संघ के रूप में काम करता है भारत का राजनीति व्यवस्था। यह कौन सी विशेषता है जो बता देता है ऐसा? पहला है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है सुरक्षित है। दूसरा है कि संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और तीसरा कथन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। और चौथा है कि मूल अधिकार जो है न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, जो है दर्शाती है कि भारत का जो राज्य व्यवस्था है वह संघीय है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, या निर्वाचित सरकार, या शक्तियों का पृथक्करण। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है 43वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष या लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? यानी कि ऐसी कौन सी है जिसे सबसे कम पानी चाहिए? इनमें गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, या अरहर, या जिसे कि राहर कहते हैं हम, रेड ग्राम। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि इनमें से जो गन्ना की फसल है यह लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स है, फसल है। और 44वां नंबर प्रश्न है कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? बताना है कि जल जो है अपने बहुत सारे पदार्थों को घोल सकता है और अन्य द्रवों की अपेक्षा। इसका क्या कारण है? पहला कि इसकी प्रकृति द्विध्रुव है या बाइपोलर है। दूसरा, यह ऊष्मा का सुचालक है। तीसरा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है उच्च होता है इसलिए। या चौथा कि यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है इसलिए। यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि इसकी प्रकृति द्विध्रुवी या बाइपोलर है, इसकी वजह से
यह अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 45 नंबर कि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है। यानी कि बीटी बैगन जिसको कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, क्यों किया गया, किसके लिए किया गया है? सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, या जीवाणु प्रतिरोध के लिए, या फफूंदी प्रतिरोध के लिए? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, कीट प्रतिरोध के लिए। क्योंकि क्या है ना, जो बैगन है, बैगन की सब्जी आप खाते होंगे तो देखोगे बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ते रहते हैं इसमें, तो इसकी वजह से बीटी बैगन लाया गया है ना। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, कीट प्रतिरोध के लिए। ठीक है। और 46वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। यानी कि किस विटामिन की वजह से हमारे शरीर का खून का थक्का जमता है। तो विटामिन के है इसके लिए जिम्मेदार, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, विटामिन के। और 47वां नंबर प्रश्न है कि वायु की गति का मापन किया जाता है। तो वायु की जो गति होती है इसका मापन कैसे किया जाता है, किससे किया जाता है, बताना है। विकल्प है बैरोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, या अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर के द्वारा, या एनीमोमीटर के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। और 48वां प्रश्न है कि कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था। यानी कि जो अभी एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया गया एक्सरसाइज जिसका नाम है द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023, इसके दूसरे संस्करण का मेजबानी किसने किया या कहाँ किया गया? किंशासा, भोपाल, पुणे, या जोहान्सबर्ग में? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, पुणे में किया गया था इसका एक्सरसाइज, और पुणे के ऑन सिटी में किया गया था ये। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 49वां है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। बताना है कि 2011 की जब जनसंख्या हुआ तो उसके अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय, या पंजाब? वैसे तो आप बिहार टिक कर सकते हैं, सडनली वहाँ बिहार का रहा होगा, आबादी तो नंबर 3 पे है, तो चलो भाई कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन तो यही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। सही विकल्प यहाँ पे सी मेघालय है। मेघालय जो है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2001 में अपने यहाँ ज़्यादा था बिहार में। सही विकल्प यहाँ पे सी है। और 50वां नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो थोड़ा सा इसके लिए भूगोल पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखिएगा कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश और लाओस। तो यहाँ पे आप पैटर्न देखें, बांग्लादेश हमसे बिल्कुल लगा हुआ है, और उसके बाद क्या है, म्यांमार है। म्यांमार के बाद आता है लाओस, वियतनाम, और लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो मिकांग नदी है यह बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, सही विकल्प सी हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैप आप, है ना। तो देखा है कि ये जो मिकांग नदी है बांग्लादेश से नहीं गुजरती। ठीक है। अब 51वां प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो स्टेटमेंट है सही नहीं है? नॉट राइट, नॉट ट्रू बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। दूसरा कथन है कि देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और ओडिशा में है। और नंबर सी है कि कर्नाटक राज्य में बेल्लारी जो है लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। और डी विकल्प है कि मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में ओडिशा में महत्वपूर्ण स्थान है। बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो पहला जो कथन है वो सही है। दूसरा है कि देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और ओडिशा में है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 50% जो है वह उड़ीसा राज्य में है और 30% जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है ना। तो झारखंड इसके बाद आता है नंबर 3 पे। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि इनमें से जो बी कथन है यह
असत्य है। और प्रश्न नंबर 52 है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत, आप एटलस को देखिए सबसे ऊपर, और अफ्रीका महाद्वीप पहुंचिए। ठीक है, तो एटलस पर्वत जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और नंबर 53, 53 नंबर प्रश्न है कि सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, या अल्पाइन वन, या उपोष्ण चीड़ वन, या तटीय ज्वारीय वन? तो सही विकल्प जो है वो डी हो जाएगा कि जो सुंदर वन है ये असल में तटीय या ज्वारी प्रकार के वन हैं। और प्रश्न नंबर 54 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और इसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 55 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में, 1236 में, 1436 में, या 1316 ईस्वी में? तो सही विकल्प है यहाँ पे ए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईसा में हुई थी, यानी कि 1336 ईस्वी में हुई थी। अब 1336 की बात करें तो 18 अप्रैल 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, अगला है 56 नंबर कि परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना जो है महाराष्ट्र राज्य में हुई थी, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और 57 नंबर प्रश्न है कि तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अलबरूनी, या अब्दुल रज्जाक? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि तहकीक हिंद पुस्तक जो है इसके रचनाकार जो हैं वो अलबरूनी हैं। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा कि तहकीक हिंद के जो लेखक हैं वो अलबरूनी हैं, जो कि फारस के थे, और इन्होंने तहकीक हिंद को अरबी भाषा में लिखा है। ठीक, और 58 नंबर प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धो, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, स्वामी गोविंद गिरी? तो देखिए, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो कान्हो थे, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, सिद्धो कान्हो। ठीक है, अब 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? अजंता में है, बाघ में है, सांची में है, क्योंकि सांची का हमने पहले ही पढ़ा है, तो है। बलसार गुजरात यहाँ नहीं है, तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि बलसार में जो है बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं। और 60वां नंबर प्रश्न है हमारा और अंतिम है इस सेट का कि किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है सन 1949 में किया गया था, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये था बीपीएससी 2024 के लिए हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी अगले सेट में, तब तक के लिए लगे रहो।